बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्रोसिस के बारे में। नेक्रोसिस बेसिकली एक सेल डेथ की फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्रोसिस के स्पेशल केसेस को समझने के लिए कि कहाँ कहाँ पे बॉडी में नेक्रोसिस होता है और वो किस किस तरह का होता है, उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेनली नेक्रोसिस जो है वो है क्या चीज़। ठीक है, तो नेक्रोसिस बेसिकली एक सेल डेथ की फॉर्म होती है जो कि एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से हो सकती है, जो कि इस्कीमिया की वजह से हो सकती है। ठीक है, हमारे पास ट्यूमर की वजह से हो सकती है, ट्रॉमा सॉरी ठीक है, और हमारे पास इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो इस्कीमिया मैंने आपको पहले बताया, ट्रॉमा हो गया। ठीक है, इन्फेक्शन हो गए, और जो ठीक है हमारे पास मतलब ये मेन चीज़ें हैं। अच्छा, तो नेक्रोसिस के स्टेप सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि जब एक सेल में नेक्रोसिस होनी होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, ये इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो जगह जगह से डिस्ट्रप्ट हो जाएगी। इस डिस्ट्रप्शन की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर बहुत सारा पानी आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, और इसके ATP पंप्स जो होते हैं जो बेसिकली सोडियम को बाहर लेके जा रहे होते हैं, सोडियम को और पोटाशियम को अंदर लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, ये फेल हो जाते हैं। उसके बाद जो मेन स्टेप होता है इसमें इसका जो लाइसोसोम होता है अंदर हमारे पास, ठीक है, वो लाइसोसोम जो होते हैं उनकी मेम्ब्रेन्स भी डिस्टर्ब हो जाती हैं और ऑर्गेनलीज की डिफरेंट। ठीक है, तो इससे लाइसोसोम्स बाहर आ जाते हैं, तो ये इस पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में बाहर भी चले जाते हैं। जब ये लाइसोसोम्स बाहर लीक हो जाते हैं तो सराउंडिंग एरियाज़ में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। अच्छा, तो अब नेक्रोसिस के जो हॉलमार्क्स होते हैं, जो मेन चेंजेस आते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी दो में। ठीक है, कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको जनरली बताया कि होता क्या है साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस के अंदर। तो साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में क्या होता है कि सबसे पहले ये हमारे पास सेल है। ठीक है, इसके अंदर ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, पहले मैं साइटोप्लाज्मिक चेंजेस बताती हूँ कि बेसिकली एक सेल जो होता है वो नॉर्मली इसिनोफिलिक होता है। इसिन का आपको पता है, इसिनोफिलिक मीन्स कि रेड कलर की डाई होती है उसके अंदर, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें। और जो उसका न्यूक्लियस होता है वो बेजोफिलिक होता है, ये भी आपको पता है। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी बेजोफिलिक होते हैं। ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बेजोफिलिक होते हैं सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस और एक राइबोसोम, और बाकी जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें हैं वो इसिनोफिलिक होती हैं। तो जब एक सेल डेथ की तरफ प्रोग्रेस करेगा, ख़ास तौर पे नेक्रोसिस की तरफ, तो उस वक्त क्या होगा कि बेसिकली जो नेक्रोसिस वाला सेल होगा उसमें इसिनोफिलिया बढ़ जाएगा, मतलब वो ज़्यादा रेड कलर का नज़र आएगा। रेड कह सकते हैं, पिंक कह लो। ठीक है, वो इसमें ज़्यादा पिंक नज़र आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जब सेल पिंकिश हो जाएगा तो इस पिंक होने की वजह क्या है, कैसे आपको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो वो प्रोटीन्स क्या करती हैं कि जब वो डीनेचर्ड हो जाती है, मतलब ऐसे फोल्डेड होती है एक प्रोटीन, ठीक है, डिफरेंट किस्म की, तो जब वो प्रोटीन डीनेचर हो जाती है तो उसकी जो टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो ऐसे खुल जाती है। तो जब वो खुल जाती है तो उसके पास बाइंडिंग साइट्स ज़्यादा आ जाती है और वो इसिन डाई को ज़्यादा बाइंड कर सकती है। ठीक है, तो अब ये इसको बाइंड कर लेगी तो इसिनोफिलिया हो जाएगा। पहली चीज़ हो गई इसिनोफिलिया। दूसरी चीज़ क्या होती है, बेसिकली इसिनोफिलिया की वजह क्या होती है कि बेसिकली जो यहाँ पे बेजोफिलिक आरएनए ज़्यादातर बेजोफिलिक था, और आरएनए साइटोप्लाज्म में राइबोसोम की शक्ल में प्रेजेंट होता है कि इसके राइबोसोम्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं इस सेल के। ठीक है, तो इसिनोफिलिया हो गया। दूसरी चीज़ जो होती है वो हमारे पास क्या होती है यहाँ पे, वो होती है कि हमारे पास यहाँ पे एक ग्रैनुलर हो जाता है सेल। ठीक है, एक ग्रैनुलर होने का मतलब क्या है कि सेल बिल्कुल क्लियर और होमोजीनियस हो जाता है। ठीक है, और इसको हम ग्लासी अपीयरेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सेल होता है इसके अंदर ग्रैनुल्स के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेल पे जब स्ट्रेस आ रहा होता है, ठीक है, उसका ATP कम हो रहा होता है, तो वो ये ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स ब्रेक डाउन कर देता है। तो जब ये ग्रैनुल्स ख़त्म हो जाते हैं तो सेल बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो हमारे पास होती है दैट इज़ मोथ ईटन अपीयरेंस। मोथ ईटन अपीयरेंस क्या होता है कि बेसिकली इसके अंदर जो ग्रैनुल्स यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब डिफरेंट वो होते हैं ऑर्गेनलीज। ठीक है, लाइक हमारे पास ER हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये चीज़ें ज़्यादातर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारी ऑर्गेनलीज को इंजाइम डाइजेस्ट कर लेता है तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और यहाँ पे वाइटिश वैक्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे इसको जगह जगह से मोथ ने खा लिया हो। ठीक है, तो ये मोथ ईटन अपीयरेंस हो गई। नंबर 4, ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या होता है कि बेसिकली मोथ ईटन भी हमने बता दिया, इसिनोफिलिक बता दिया, और मतलब क्लियर साइटोप्लाज्म है। उसके बाद क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियाज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं वो स्वेल हो जाती है, मतलब इतनी माइटोकॉन्ड्रिया थी तो वो बड़ी होकर इतनी हो जाएगी, और उसके अंदर एमॉर्फस डेंसिटीज़ होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी जो लिपिड ग्रैनुल्स होते हैं वो इसके अंदर यूँ जमा होने शुरू हो जाते हैं।
ठीक है। और ये नॉन फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया बनना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से जो इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो डिसोसिएट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उनमें से राइबोसोम्स उतरने अलग होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और पॉलीसोम्स की फॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसकी ईआर और माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस हो गए, ठीक है, ईआर और माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस हो गए। उसके अलावा जो एक मेन चेंज होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी आ सकता है, वो है माइलिन फिगर्स। माइलिन फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। माइलिन शीथ का आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन माइलिन फिगर्स आपके लिए एक नई चीज़ है, ठीक है। माइलिन शीथ क्या होती थी, जैसे शूवन सेल आपने लिखा था, तो जब एक न्यूरॉन का प्रोसेस होता है उसके इर्द गिर्द एक लिपटी हुई शीट होती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। हम उसको देखें तो कुछ इस तरह की नज़र आती है साइड पे से, ठीक है, यूं करके लिपटी हुई होती है थान की तरह इसके इर्द गिर्द ना। तो ये बेसिकली हमारे पास इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इसके मेम्ब्रेन्स, हमने पहले ही बताया था आपको कि डिस्ट्रप्ट हो जाते हैं, तो ये जो मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रप्टेड होती हैं ये जगह जगह पे हमारे पास इधर उधर, ठीक है, ऑर्गेनेलीज की भी हमारे पास यहाँ पे ये डिस्ट्रप्टेड मेम्ब्रेन्स होती हैं क्रम्पल्ड, वो अपने इर्द गिर्द फोल्ड हो जाती हैं और ये माइलिन शीथ जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं माइलिन फाइबर। अब ये माइलिन फाइबर क्या होता है कि ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है जब सेल निकल जाता है, तो उसके बाद ये फैटी एसिड में या तो कन्वर्ट हो जाता है और ये कैल्शियम को बाइंड करके कैल्सीफाइड बॉडीज़ बना देता है, ठीक है, कैल्सीफाइड माइलिन फाइबर्स, ठीक है, या फिर वैसे भी रह सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ माइलिन फिगर्स के बाद हमारे पास, ठीक है, माइलिन फिगर्स हो गए, ईआर माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस बता दी मैंने, ठीक है, यही मेन चेंजेस थी इसकी, ठीक है। लाइसोसोम्स की डिस्ट्रप्शन हो जाती है, वो भी पता है। अच्छा, अब हम इसके न्यूक्लियर चेंजेस की बात करते हैं। न्यूक्लियर चेंजेस बड़ी अहम है इसके अंदर के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। अब न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली इसका, उसमें 3 किस्म के चेंजेस आ सकते हैं, यानी मतलब अल्टरनेट होगा, या तो ये एक पाथवे को फॉलो करेगा या दूसरे को या तीसरे को। तो पहला पाथवे होता है पिक्नोसिस। पिक्नोसिस में क्या होता है हमारे पास, पिक्नोसिस में जो हमारे पास सेल होता है, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो हमारे पास इस तरीके से जैसे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या होना शुरू होता है, श्रिंक होता है, ठीक है, ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, ठीक है, और फाइनली ये बहुत छोटा हो गया और बिल्कुल फिर ख़त्म हो गया, ये पिक्नोसिस है। दूसरी चीज़ होती है कैरियोलाइसिस। कैरियोलाइसिस में क्या होता है कि हमारे पास ये बेजोफिलिक न्यूक्लियस था, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसका बेजोफिलिया कम हो जाएगा, ये लाइट होता जाएगा, ठीक है, इसमें छोटा नहीं हो रहा, सिर्फ लाइट होता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, तीसरी चीज़ जो होती है दैट इज़ कॉल्ड कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस क्या करता है हमारे पास कि कैरियोरेक्सिस में एक न्यूक्लियस होता है बड़ा सा, ठीक है, वो पहले क्या होता है, श्रिंक होना शुरू होता है, यानी पिक्नोसिस वाले स्टेप फॉलो करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद कहते हैं जो सेल, नेक्रोटिक सेल का फाइनली क्या होगा कि नेक्रोसिस के बाद जो जगह होगी, ठीक है, उसमें हमारे पास जो सेल होगा, ठीक है, वो कुछ दिन के लिए रह सकता है नेक्रोटिक सेल बिना न्यूक्लियस वगैरह के, ठीक है, और बिल्कुल डिस्ट्रप्टेड। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे माइलिन फाइबर्स फिगर्स आ जाएंगे, ठीक है, और ये मतलब ज़्यादातर यानी सेल फेगोसाइटोस कर लेंगे ना, ठीक है, इसके एंजाइम्स डाइजेस्ट कर देंगे, बाकी का ल्यूकोसाइट्स फेगोसाइटोस कर लेंगे इन्फ्लेमेशन में। बाकी जहाँ जहाँ पे माइलिन फिगर्स रह जाएंगे तो वो माइलिन फिगर्स क्या करेंगे, फैटी एसिड्स में इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये फैटी एसिड्स कैल्शियम को बाइंड कर लेंगे और ये रीजन कैल्सीफाइड हो जाएगा। दैट्स ऑल।